सारे? अच्छा अच्छा, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अपने पास में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है भाई, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर बोल सकते हैं हमारे पास में 10th क्लास के अंदर, ठीक है। तुम्हें पता तो है ही कि आपके पास में साइंस के अंदर आप पढ़ रहे हो, कौन कौन सी ब्रांच पढ़ रहे हो आप, बताइए मेरे पास में। सबसे पहले जैसे कौन सी ब्रांच पढ़ोगे आप? फिजिक्स के बारे में पढ़ोगे, फिर किसके बारे में पढ़ो, कौन सी ब्रांच पढ़ोगे आप? केमिस्ट्री पढ़ोगे, फिर उसके बाद क्या पढ़ोगे आप? बायोलॉजी आप स्टडी करोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है ना। अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले, वो कौन सी ब्रांच स्टार्ट कर रहे हैं? फिजिक्स। कौन सी बोलो? फिजिक्स। तो फिजिक्स इज द मतलब बोल सकते हैं एक लिविंग ब्रांच है हमारे पास में साइंस की, सबसे प्यारी ब्रांच इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम जो स्टडी करेंगे फिजिक्स के अंदर वो नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनास के बारे में स्टडी करेंगे, नेचर और नेचुरल फिनोमिना। अच्छा एक बात और बताओ, हमारे पास में फिजिक्स के अंदर आप सबसे पहले किसके बारे में स्टडी करोगे? ध्यान से बोल, किसके बारे में स्टडी करोगे? नेचर। किसके बारे में? और नेचर में होने वाली कुछ घटनाएं हैं, कुछ नेचुरल फिनोमिनास हैं, उसके बारे में। किसके बारे में? नेचुरल फिनोमिना, ठीक है। अच्छा एक बात तो हमारे पास में, आप ये बताओ साथ के साथ नोट करोगे या फिर बाद में नोट कर लोगे घर पे, वीडियोस में से हैं, ठीक। तो नेचुरल फिनोमिनास है हमारे पास में बहुत सारे। एक बात बताओ हमारे पास में, अगर इस मार्कर को छोड़ देता हूँ तो किधर जाएगा? लेफ्ट राइट ऊपर नीचे? नीचे जाता है। नेचुरल फिनोमिना है, क्या है? नेचुरल फिनोमिना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब और भी, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप तक पहुँच रही है, क्या पहुँच रही है? एक साउंड पहुँच रही है, ठीक है। ये एक नेचुरल फिनोमिना, यानी कि हमारे पास में सन से क्या आ रही है अपने पास में? लाइट, नेचुरल है, ठीक है ना। तो नेचुरल नेचर और नेचुरल फिनोमिनास के बाद नेचुरल फिनोमिना के बारे में स्टडी करेंगे हम किसके अंदर? फिजिक्स के अंदर, सॉरी किसके अंदर बोलो? फिजिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। तो और नेचर का मतलब क्या होता है वैसे? नेचर का मतलब क्या होता है बताओ? नेचर का मतलब तो गॉड होता है, नेचर का मतलब तो गॉड होता है, हम बोलते हैं मतलब आप भगवान के बारे में अध्ययन करने वाले हो, है ना। तो ये लिविंग ब्रांच तो हो ही गई हमारे पास में, ठीक है, साइंस की। तो फिजिक्स को स्टार्ट करने से अंदर चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हमारे पास में हम इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा बोलो? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है भाई। अब इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं, देखो यहाँ से अपना चैप्टर स्टार्ट है। पहली बात तो इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग क्या है, ठीक है ना, हम इसको समझते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का हमारी रियल लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सब जानते हो। बिना इलेक्ट्रिसिटी काम चलने वाला नहीं है, पहले चलता था बट अब नहीं चलेगा। आप पढ़ पा रहे हो, अब घर पे जाके दोबारा भी पढ़ सकते हो आप वीडियोस के अंदर से, ठीक है ना। इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का रोल है, आराम से बैठे पंखे के नीचे पढ़ रहे हो, किसका रोल है? इलेक्ट्रिसिटी का रोल है। रात को भी सफ़र कर सकते गाड़ियों में, किसका रोल है? इलेक्ट्रिसिटी का रोल है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारी लाइफ जो है, अब मान ले अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है हमारी लाइफ जो होगी वो, अब मान लो 100% है तो 20% ही रह जाएगी, है ना, बिना लाइट के। तो सॉरी इलेक्ट्रिसिटी के, तो इलेक्ट्रिसिटी हम स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी एक ब्रांच है फिजिक्स की, पहले तो बता देते हैं आपको, ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर आप इसके अंदर किसके बारे में स्टडी करोगे? इन विच वी हैव स्टडी अबाउट चार्ज। चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे इसके अंदर। किसके अंदर? चार्ज की स्टडी करेंगे। चार्ज नाम सुना कभी? सुना है क्या? इंग्लिश मीडियम है ना सारे बच्चे हैं। चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे भाई। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो मेरे पास में एक यही आ गई यहाँ पर समझने के लायक, कि आज ये चार्ज क्या चीज़ है, ठीक है ना। क्या बोलो? ये चार्ज क्या चीज़ है, इसी के बारे में स्टडी करना सबसे पहले हमें। तो क्लियर है ना, किसके बारे में? चार्ज के बारे में। आज का काम हमारा यही रहेगा कि हम चार्ज को ही इंट्रोड्यूस करवाएं। आज किसको? चार्ज को। पहले आपको बता देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम, फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? चार्ज के बारे में। तो सबसे पहले हमारा ये फर्ज बनता है, हमारा धर्म बनता है कि चार्ज के बारे में पढ़ा जाना चाहिए। क्लियर है कि नहीं बोलो? ठीक, अच्छी बात। अब चार्ज के बारे में पढ़ना है। अब चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम जो चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे वो डिफरेंट सिचुएशंस पर। डिफरेंट सिचुएशंस का मतलब क्या है कि चार्ज रेस्ट पे है तो क्या इफेक्ट आ रहे हैं, चार्ज मोशन में है तो क्या इफेक्ट आ रहे हैं,
चार्ज एक्सेलरेट हो रहा है तो क्या इफेक्ट है, धीरे धीरे करके हम सबको समझते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम समझते हैं किसको बोलो, चार्ज को। क्या बोलो, चार्ज को। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज, ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज, ठीक। चार्ज के बारे में इंट्रोडक्शन हमारा आज के रहेगा। तो चार्ज के बारे में इंट्रोडक्शन करते हैं भाई, चलो ठीक, अच्छी बात। चार्ज क्या चीज़ है, चार्ज को समझने से पहले मैं छोटी छोटी बातें बताता हूँ। सबसे पहली बात तो मैं ये बताता हूँ कि आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि मैं बोल दूँ कि जितने भी आपके पास में सब्सटेंस हैं, हमें डाल्टन ने बताया, किसने बताया, डाल्टन ने बताया कि जितने भी सब्सटेंस हैं, जो भी मैटर है, जो भी पदार्थ है, वो एटमों से मिलके बना है। किससे मिलके बना है, एटमों से। नाम दिया था उसने, ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ द एटम्स, मेड अप ऑफ द एटम्स। क्या मेरी बात क्लियर है? जितने भी सब्सटेंस है दुनिया में वो किसी से मिलके बने हैं, एटमोस में। किससे मिलके बने हुए हैं, एटमोस से। अच्छा भाई, एंड एन एटम, एंड मतलब एक एटम जो है वो किस चीज से मिलके बना है, मेड अप ऑफ दी, मेड अप ऑफ दी। सबसे पहली बात इलेक्ट्रॉन्स, कौन बोलो, दूसरा प्रोटॉन्स, एंड तीसरा न्यूट्रॉन्स। ये बताया कि जितना भी पदार्थ है, हम हैं, मार्कर है, आपका कैमरा है, कुछ भी चीज है, तो किस चीज से मिलके बना, बताओ, एटमों से, एटमों से। और एक एटम किस चीज से मिलके बना है, तीन पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन कौन से बोलो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इनसे मिलके बना भाई हमारे पास में। क्या बात क्लियर है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है भाई, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, विच आर नोन एज फंडामेंटल पार्टिकल्स। इन तीनों पार्टिकलों को आप क्या बोलोगे, फंडामेंटल पार्टिकल्स। विच आर नोन एज फंडामेंटल पार्टिकल्स, नोन एज फंडामेंटल पार्टिकल्स, और इनको हम फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं। और फंडामेंटल साइंस में किसको बोलते हैं, हम उन फंडामेंटल उसको नाम देते हैं बेसिक चीज को, जहां से साइंस किसी चीज को कंसीडर करके चलती है। इससे नीचे और भी कहानी है, बट हमारे टेंथ लेवल पे बात की जाए तो हमारे पास में हम बोलेंगे जो बेसिक पार्टिकल हैं आपके पास में वो कौन से हैं, बेसिक पार्टिकल कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इससे छोटे पार्टिकल तो है ही नहीं भाई हमारे पास में, ऐसा मानो अभी, ठीक है ना, इससे छोटे पार्टिकल नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलके तो एटम बनाते हैं, और एक एटम मिलके क्या बनाता है, सब्सटेंस। क्या बनाता है, सब्सटेंस। कुल मिला के एक बात कर सकते हैं हम, वो ये कर सकते हैं कि जितनी भी दुनिया में चीजें हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ही मिलके बनी है। किससे मिली है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इसका मतलब ये ध्यान से देख, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को भी ई से, प्रोटॉन को भी ई से, सबको ई से रिप्रेजेंट करो। किससे रिप्रेजेंट करोगे, बट एक थोड़ा सा डिफरेंस इसमें, इलेक्ट्रॉन मतलब ई माइनस, प्रोटॉन मतलब ई प्लस, और इसका मतलब ई जीरो। इसका मतलब आपको पता लग जाएगा धीरे धीरे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज लगाया जाता है, थोड़ा सा नेगेटिव साइन, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास, पहली बात बताओ कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। कैसा होता है, खैर इसके बाद में चर्चा करते हैं। इन तीनों पार्टिकलों को आप कौन सा पार्टिकल बोलोगे, हाँ, साइंस इसको क्यों फंडामेंटल पार्टिकल नाम बोल रही है, क्योंकि इनको ही साइंस लेट करके चलती है कि हमारे पास में फिलहाल अभी छोटे पार्टिकल यही हैं, ये मिलेंगे तो एटम बनाएंगे, एटम मिलेंगे तो सब्सटेंस बनाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है, पक्की बात। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, और नाम तो सुना ही होगा तूने पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक। अच्छा, क्या तूने ऐसा भी सुना था इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, सुना था कि नहीं सुना था, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, कभी सुना था कि नहीं सुना था, कोई दिक्कत को नहीं। प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन के पास जीरो, मतलब न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता। सुन ध्यान से, हमारे पास में क्या है, पहले तो एक बात बताओ आप, हमारे पास में एक इफेक्ट आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, चलो उसको हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कौन है, पार्टिकल। कौन है,
ये इतने छोटे पार्टिकल हैं। कभी ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे बरामदे से आप देख लोगे, ऐसा तो होगा नहीं। हम एटम को ही नहीं देख सकते, है ना। किसी भी सब्सटेंस को कितना तोड़ लोगे आप, कोई भी सब्सटेंस है उसको तोड़ना चाहो आप तो कितना छोटा छोटा कर सकते हो, एटम बन सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। आपने पढ़ा हुआ इंडिविजुअल पार्टिकल होता है जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता, एटम होता है। और वो एटम को बनाने वाले पार्टिकल ये हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन। तीनों के पास कुछ ना कुछ मास भी होता है। क्या होता है? मास भी होता है। अब मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉन का मतलब ई नेगेटिव, प्रोटॉन का मतलब ई पॉजिटिव, इसका मतलब, क्या मेरी बात क्लियर है? इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है नेगेटिव, प्रोटॉन के पास होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन के पास होता है कोई चार्ज ही नहीं होता भाई, उसके पास तो कोई चार्ज ही नहीं होता है। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, कितना होता है? दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। क्या नाम सुना है कूलम कभी? हैं? कब सुना था? पढ़ा था क्या तुमने चैप्टर? ये कितना पढ़ लिया है? पूरा। तो पता होना चाहिए, तो चार्ज का तो पता है तुम्हें, इलेक्ट्रॉन के पास कितना होता है? कितना होता है? माइनस का 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। कितना? तो प्रोटॉन के पास बताओ कितना चार्ज होता है? कितना होता है? इतना ही होता है, बट पॉजिटिव होता है, यानी कि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कूलम मतलब कैपिटल सी। बोलो क्लियर? क्या इलेक्ट्रॉन के पास जितना नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है? अरे बोलो, क्या इलेक्ट्रॉन के पास जितना नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है? इसमें कोई खास बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन के पास याद रखो भी वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 1.6 गुणा 10 की शक्ति माइनस का 19 कूलम, है ना। और प्रोटॉन के पास प्लस का उतना ही होता है, बट न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नाम की चीज नहीं होती है। इसमें कोई खास बात है कि तीन पार्टिकल हैं अपने पास में, इनके बारे में थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए, तीनों के पास कितना चार्ज होता है। दूसरी बात, इन तीनों का कुछ ना कुछ मास भी होता है। क्या होता है? पता होना चाहिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। आपको पता होना चाहिए मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली क्या होता है? कितना होता है सर? तो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर, और लिख लो थोड़ा सा, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 kg। माइनस का 27 कोई खास बात है कि इसमें बताओ? याद हो जाएगा ना। देखो, हमें हर एक चीज को सीखना है, हर एक क्वेश्चन हम सोचते हैं कि सोल्व हो जाए हमारी बुक का, तो उसके लिए हमें छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर है ना? हम हर एक चीज को। अब न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? बहुत कम होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। कितना? 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31। अच्छा एक बात बताओ, प्रोटॉन का मास ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन का? प्रोटॉन का, क्योंकि इसकी पावर ज्यादा तो है बट माइनस में है। अरे बोलो क्लियर है ना? माइनस में जितनी पावर ज्यादा होगी उतनी वैल्यू कम होती है। वो क्लियर है कि नहीं? बोलो मेरी बात। ठीक। अच्छा, ये मास होता है, ये चार्ज होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? एक बात हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है? अच्छा, सही बात। अब चर्चा करते हैं धीरे धीरे एटम की। किसकी बोलो? हाँ, एटम के बारे में तो पढ़ा है हमने बहुत सारा, है ना। पहली क्लास से, जन्म से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब एटम के बारे में तो मतलब बचपन से आ रहे हो कि नहीं आ रहे? एटम के बारे में पढ़ते आ रहे हो कि नहीं आ रहे? बोल, इसका सिंबल क्या सिंबल इसका यूज करते थे आप? एक्स। क्या बोलो? एक्स जेड ए। एक्स जेड ए। एक्स कौन है? एक्स कौन है? एक्स एटम है। एक्स कौन है? अच्छा, तो जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। क्या है बोलो? क्या आपने एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ा आगे नहीं पढ़ा? बोलो, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक पढ़ा क्या एटॉमिक नंबर के बारे में? क्या होता है? हैं? चलो, ए क्या होता है बोलो? मास नंबर। क्या होता है बोलो? मास नंबर। ये एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर क्या बताता है आपको? किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर क्या बताता है? वो बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स।
एटॉमिक नंबर ये बताता है कि आपके पास एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने क्या है या कितने प्रोटॉन है, कितने। मेरी बात क्लियर है कि नहीं बोलो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, सूत्री सी उदाहरण दूंगा, सुनो ध्यान से। मान लो हमारे पास में एल्यूमिनियम है, मान लो हमारे पास में क्या एल्यूमिनियम का एक एटम है। अच्छा एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर बोलो कितना है, एटॉमिक नंबर बोलो एल्यूमिनियम का कितना है। ऑक्सीजन का बता दो कितना है, याद करो भाई को। देखो ये बहुत कम तो याद होंगे ना। देखो मानता हूं मैं तुम्हें छोटी क्लास में नहीं पढ़ा हुआ, ऑक्सीजन का तो पता ही होना चाहिए, बेसिक सी बात है। कितना है 8, कितना है मास नंबर कितना है 16, कितना है। अच्छा 8 क्या है बोलो इसका एटॉमिक नंबर, क्या बोलो ये क्या होता है मास नंबर। ओहो तो ऑक्सीजन के पास में वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बोलो 8, कितने हैं, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर उतना ही, जितना एटॉमिक नंबर उतने ही क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। नहीं आया क्या समझ में, आ रहा है समझ में, तो रिस्पॉन्स दिया करो ना, पता को लगा मेरी पढ़े हो कौन पढ़ते। नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल कितने, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने इसके पास, वो भी 8 ही है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के पास उतने ही। अरे मैंने बोला तो है, कोई भी एटम है एक्स, उसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ, जो आपस में क्या होते हैं हमेशा बराबर, क्या होते हैं बराबर, ठीक है। अब बात आती है मास नंबर, क्या होता है मास नंबर आपको बताता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ कितने न्यूट्रॉन्स हैं, तो कितने न्यूट्रॉन हैं, न्यूक्लियन बताता है, क्या बताता है ये नंबर ऑफ, उसके बारे में मैं बताऊंगा अभी। मास नंबर बताता है नंबर ऑफ जितने भी एटम के पास पार्टिकल, ऐसा मान लो नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल बोलो, नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब एक बात बोल, मैं ऐसा लिख देता हूं, मास नंबर क्या होता है ए, क्या होता है, तो मास नंबर को छोड़ो, मास नंबर ए है और माइनस जेड क्या है एटॉमिक नंबर, क्या है, इसमें से ये घटाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा पता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको मिल जाएगा। क्या बात क्लियर है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। मास नंबर में से किसको घटाओ, हाँ एटॉमिक नंबर को घटाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ, तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, सोच के बोल कितने इलेक्ट्रॉन, क्यों, अरे भाई एक बात सोचो, पहले बताता हूं, किसी भी एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन होते हैं, इसमें तो कोई खास बात। अब ऑक्सीजन एक एटम है जिसके पास, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 8, कितना है, मास नंबर कितना है 16, कितना है। अब एटॉमिक नंबर 8 है ना, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हुए, इलेक्ट्रॉन कितने हुए 8, प्रोटॉन कितने हुए 8, सिंपल, नहीं आया। न्यूट्रॉन कितने होंगे, इतना डीपली किसमें, अरे बुक पढ़ी थी तुमने, कौन सी, वहीं तक सीमित थोड़ी रहना आप ही ने, समझ में आई बात। आप इस तरीके से पढ़ो कि कोई भी बुक उठाओगे तो उसका हर एक सवाल हो जाए, ये कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है हमारे लिए, ये बिल्कुल इजी चीज़ है, बिल्कुल इजी चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए, इसमें कोई खास बात नहीं है। अगर हमें एक बात बताओ, सिंपल चीज़ तो कहीं से भी सीख लो, कैसे भी सीख लो भाई, थोड़ी सी अच्छी चीज़ें सीखो, थोड़ा टाइम लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या आ लिया केमिस्ट्री में आएगा तो केमिस्ट्री में देखेंगे, पहले हमें तो फिजिक्स करनी है ना, वो तो आपको थोड़ी पता है, एक मिनट रुको, दो देर रखा है, मेरे को पता है, वो भी हाँ केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे तुम्हें, तो अभी तो पता है तेरे को, तो बता फिर तो क्या है, ये पता है ना तुम्हें नहीं पता, चल एक बात सोच, ध्यान से देख,
क्योंकि हम किसका इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, चार्ज का। किसका बोलो, हर सिचुएशन से आपको चार्ज निकालना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको जो बुक में दे रखा है वही चीज़ें रटनी है हमें, ठीक है। हर सिचुएशंस में मैं आपको बताऊंगा, आप सवाल सोल्व करवाऊंगा, उस टाइम पे देखना तो क्या आएगा। पहले एक बात बता, कोई भी एटम आपको उसका एटॉमिक नंबर पता होता है और उसका मास नंबर पता होता है। क्लियर है मेरी बात। आपको कोई भी एटम दे रखा है एक्स कोई भी क्या है कि एटम, उसका जेड एटॉमिक नंबर होता है, ए मास नंबर होता है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। अब कितने होंगे वो हमें पता लग जाए एटॉमिक नंबर से। क्लियर है। अब दूसरी बात, अब न्यूट्रॉन भी तो होते हैं ना एटम के पास। अब न्यूट्रॉन की अगर संख्या निकालनी हमें तो मास नंबर में से क्या घटा दो, एटॉमिक नंबर, क्या घटा दो। अब इसे मास नंबर कितना है, 16, कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है, सब्ट्रैक्ट करो जरा, कितना आया, 8, कितना आया। तो मतलब न्यूट्रॉन भी कितने इसके पास में, 8, न्यूट्रॉन भी कितने हैं इसके पास में। तो यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ऑल्सो 8। क्या मेरी बात क्लियर है। हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन एटम की। किसकी बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन एटम की। इधर देख, एटॉमिक नंबर बोल 1, कितना पता है तुम्हें, मास नंबर कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। खैर केमिस्ट्री स्टार्ट होगी जब भी आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, याद करवाएंगे। एटॉमिक नंबर कितना होता है हाइड्रोजन का, हाँ वही तो। इसके पास एटॉमिक नंबर कितना है इसका, एटॉमिक नंबर 1, वेरी गुड। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने हैं, 1। प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो, कितने हैं, 0। न्यूट्रॉन नाम का पार्टिकल है ही नहीं। अच्छा, इसके पास बोलो 1H2। इसके बाद इलेक्ट्रॉन बोलो, प्रोटॉन बोलो, न्यूट्रॉन बोलो। कैसे आया, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, बोलो। क्लियर है ना, क्लियर मेरी बात। एक और देख, इसका आइसोटोप होता है 1H3। इलेक्ट्रॉन बोलो 1, प्रोटॉन बोलो 1, कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, हाँ 3 में से 1 गया, कितने बचे, 2, कितने आए। क्या बात क्लियर है, निकाल सकते हो आप ऐसे, ठीक है ना। और देख, अगर मैं बात कर लेता हूँ जैसे कार्बन की, किसकी, एटॉमिक नंबर 6, कितना है, मास नंबर कितना है, 12। जिसका एटॉमिक नंबर 10 तक, उसका डबल कर दो, मास नंबर आ जाएगा। क्लियर है। इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास, प्रोटॉन कितने इसके पास, न्यूट्रॉन कितने इसके पास। कैसे निकाला, 12 में से 6 को सब्ट्रैक्ट। क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है। तो हमें एक बात सीखी आज कि सर जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो एटमों से मिलकर बने होते हैं, और एक एटम जो होता है 3 नाम के पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तीनों से मिलकर बने होते हैं। मेरी बात क्लियर है। आप इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, इक्वल। कितना होता है, 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस का 27 kg। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, -31 kg। क्या बात क्लियर है, इतना ठीक। अब आते हैं, देखो ये था एक एटम था मेरे पास में, एल्यूमिनियम। कौन था बोलो, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर बोलो, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर बोलो 13। कितना होता बोलो, 13। कितना होता बोलो, 13। मतलब इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 13। कितने होते हैं, 13। अच्छा, इलेक्ट्रॉन 13, तो प्रोटॉन कितने, 13। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के पास कितना नेगेटिव चार्ज होता है कि पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव, और प्रोटॉन के पास उतना ही, क्या इक्वल होता है ना दोनों के पास में। इलेक्ट्रॉन के पास जितना नेगेटिव, प्रोटॉन के पास उतना ही। और एक एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही प्रोटॉन होते हैं। इसका मतलब जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही। क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक। तो मैं बोल सकता हूं एन एटम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल का मतलब कोई चार्ज, एक एटम के पास कोई चार्ज नहीं होता। एन एटम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॉन क्यों होता है बताइए मेरे को, एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ, क्योंकि एक एटम के पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन, मतलब जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही मिलकर नेट चार्ज कितना हो जाता है, 0। कितना हो जाता है,
अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात। ये कौन है? एल्यूमिनियम। कौन है? हाँ जी, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, चलो स्ट्रक्चर बनाओ। एटम होता कैसा? स्फेरिकल होता है ना, तूने पढ़ा हुआ। एटम कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। और एटम के बिल्कुल बीच में क्या होती है कि 10th क्लास में हो? 10th में हो तुम? बताओ एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, बता शाबाश। हाँ सर, ऐसी थोड़ी होती है, नहीं पता क्या? पता तो है, बता नहीं पा रहे हैं ना। कभी तुमने वो गांव में खेल खेला के वो मार दाड़ खेला करते थे? एक गेम और होता था, उसको बोलते पिट्ठू गेम। वो टाइल्स छोटी छोटी हाँ रख के उसको बॉल से मारते। तो कपड़े की एक बॉल बनाई जाती थी, बनाई कभी? कपड़े की एक बॉल बनाते हैं हम, तुमने तो बनाई होगी हैं, तुम तो चालाक हो। मतलब कपड़े की बॉल बनाते हैं तो पता क्या करते हैं? एक छोटा सा पत्थर लेते हैं कि नहीं लेते? वो छोटा सा पत्थर, उसके चारों तरफ क्या लपेट दिया? एक कपड़ा। क्या लपेट दिया? कपड़ा। फिर उसके ऊपर एक और कपड़ा, फिर उसके ऊपर एक और कपड़ा, फिर कपड़ा कपड़ा, ऐसे कपड़े लपेटते जाते तो एक बॉल बन जाती है ना। बनाई है कि नहीं बनाई है? ऐसे। तो बीच में आपने वो एक स्फेरिकल बॉल बन गई। स्फेरिकल क्या बन गई? तो बीच में आपने क्या डाला था? एक छोटा सा पत्थर। क्या डाला था? ठीक। और बाहर को क्या लपेटे थे? कपड़े। तो वो जो छोटा सा पत्थर है ना आपका, ऐसा मानो वो छोटा सा पत्थर जो होता है वो एटम का न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। उसमें दो तरीके के पार्टिकल पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर उसके बाहर जो आपने कपड़ा लपेटा है ना, वो होती है एटम की सेल। क्या होती है? उसमें कौन घूम रहा होता है? इलेक्ट्रॉन। कौन घूम रहा होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एटम ये तो हो गया न्यूक्लियस अपने पास में एल्यूमिनियम का। उसके बाहर क्या बनाई? सेल। ये पहली सेल, इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? और पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आपने पढ़े हुए? 2। कितने पढ़े हुए हैं? 2। फिर ये दूसरी सेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे ज्यादा से ज्यादा? 8। 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए टोटल? 10। कितने बचे? 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल में आ जाएंगे? लास्ट सेल में। कौन सी में? लास्ट सेल में। क्या मेरी बात क्लियर है? ऐसा है एल्यूमिनियम। अब हमने क्या किया कि एल्यूमिनियम को बाहर से हमने एक एनर्जी दी। क्या दी बोलो? एनर्जी दी। आप इसको हीट कर दो, कैसे भी करके इसको एनर्जी दो। तो एनर्जी अगर आप दोगे तो इस एटम के जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं ना, वो ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को गेन कर लेते हैं। इस एनर्जी को क्या कर लेते हैं? गेन, ग्रहण कर लेंगे। और गेन करने के बाद में ये हो जाते हैं फ्री। क्या हो जाते हैं? फ्री। मतलब इस सेल में से निकल के भाग जाते हैं। तो हमने इसको क्या दी बताइए? पहली बात तो एल्यूमिनियम था ये, इसको हमने क्या दी बोलो? कुछ हीट। क्या दी बोलो? हीट का सिंबल है ये। किसका सिंबल है? हीट। हमने इसको कुछ हीट दी। हीट देने से ये तीनों इलेक्ट्रॉन जो थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गए? भाग गए, फ्री हो गए। ये 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। ये 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। तो बचा क्या हमारे पास में? ये तो देखो न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस के बाहर पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरी में कितने? 8। 2 3 4 5 6 7 8। अभी 3 तो चले गए, सेल बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। मेरी बात समझ में आई? तो ऐसा हुआ, मतलब ऐसा समझ सकते हो कि मेरे पास एल्यूमिनियम था, मैंने इसको क्या दी बोलो? हीट। क्या दी? हीट। तो अब ये क्या हो गया? एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव और 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। मैंने इसको 3 पॉजिटिव क्यों लिखा मैं आपको बताता हूँ। आप एक बात बताओ, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इसमें? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 13 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हैं इसके पास में? 13। कितने हैं? अच्छा, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो कितने हैं? इस एटम के पास कितने हैं? 10। 3 तो निकल गए। अब इसके पास में बोलो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 13। आपने क्या निकाले?
इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, प्रोटॉन थोड़ी निकाले हैं। क्या बात क्लियर है? क्लियर है ना? अब मैं तुमसे पूछता हूँ, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, मतलब जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही। इसके पास नेट चार्ज कितना था? 0। इसके पास नेट चार्ज कितना है? क्या मेरी बात क्लियर है? अब इसके पास कितने प्रोटॉन है? 13। कितने इलेक्ट्रॉन है? अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही प्रोटॉन पे पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को मिला दोगे तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन को मिला दोगे तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को मिला दोगे तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? क्या इस केस में नेट चार्ज इसके पास 0 होगा? नहीं, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 10 प्रोटॉन के चार्ज मिलके नेट चार्ज 0 होगा। बट इस पे तो प्रोटॉन क्या है? ज़्यादा, जिसकी वजह से इस पे एटम पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए कि नेगेटिव? पॉजिटिव। कैसा आना चाहिए? कैसा आना चाहिए बोलो? पॉजिटिव। तो इस एल्यूमिनियम पे कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव। +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। मेरी बात क्लियर है? इसका मतलब तो एक बात समझ में आई बच्चों, हमारे एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है कि गेन किया है? लॉस। क्या किया है? लॉस किया। तो एल्यूमिनियम पे कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव। कैसा आया? क्लियर है कि नहीं बोलो? बाद में आप वीडियोस को पॉज करके नोट करते रहना। अब सुनो आगे क्या बताता हूँ आपको। सबको भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, है ना? देखो, एक बात सोचो, मेरे पास में 2 सब्सटेंस हैं, एक सब्सटेंस ए और दूसरा सब्सटेंस बी। मतलब ऐसा मान लो आपके पास 2 हाथ हैं, दोनों को अगर आपस में आप रब करते हो ऐसे ऐसे, तो क्या होगा? क्या जनरेट? हीट। क्या जनरेट होती है? हीट एक एनर्जी है। हीट क्या है? हीट जनरेट हो। इन दोनों को रब किया मैंने, इन दोनों को क्या किया? ऑन रबिंग, तो हमें क्या मिलती है? कुछ जनरेट होती है हीट। क्या जनरेट होती है? हीट। हीट एनर्जी। इसको कई बार थर्मल एनर्जी भी बोल देते हैं। टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी मिलती है आपको, उसको कौन सी एनर्जी बोल देते हैं? थर्मल एनर्जी। और इस एनर्जी, ये जो एनर्जी होती है रियलिटी में क्या होता है? हीट जनरेट होने से इस सब्सटेंस के एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस सब्सटेंस के एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी का यूज करते हैं, मतलब उस एनर्जी को गेन कर लेते हैं। अब एनर्जी को गेन करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? फ्री। क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं। क्लियर है? अब वो फ्री हो जाएंगे तो क्या होंगे कि इलेक्ट्रॉन जो थे ना, ए के इलेक्ट्रॉन बी पे जंप लगाने लगेंगे और बी के इलेक्ट्रॉन ए पे जंप लगाने लगेंगे। ऐसा हो सकता है, ए के इलेक्ट्रॉन बी पे कूद जाएंगे, बी के ए पर कूद जाएंगे। क्लियर है ना? फ्री हो गए ना वो तो। अब ठीक है भाई, एनर्जी मिल गई उनको, फ्री हो गए में। अच्छा, तो मैंने माना कि हीट एनर्जी गेन करने के बाद में जो ए सब्सटेंस था और बी सब्सटेंस था, ए और बी, पहले मान लेते हैं कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे बोलो? इसके पास मान लो मैं 2000 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने हैं? टोटल 2000। तो प्रोटॉन भी कितने होंगे बोलो? ई पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन कितने? इसके पास मान लो 3000 इलेक्ट्रॉन थे, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे बोलो? 3000। अच्छा, इसके पास एक सब्सटेंस के पास नेट चार्ज कितना है पहले बताओ? 0। जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही। अब बी के पास जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, नेट चार्ज कितना है? सिंपल सी बात, नेट चार्ज। अब यहां पर देखो, इन दोनों को रगड़ने से क्या हुआ कि कुछ इलेक्ट्रॉन एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस पर जंप कर जाते हैं। मान लो 500 इलेक्ट्रॉन जंप करके चले गए ए से बी पर, फ्री हो गए। मान लेते हैं कितने चले गए? 500। अगर तुम्हें कुछ ज़्यादा ही लग रहे हैं तो 100 मान लो, मर्जी हो कितने मान ले समझने के लिए। तो आप यहाँ पर बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इस ए के पास? 1900। ठीक। और प्रोटॉन कितने हैं? वो तो चेंज नहीं होंगे ना, क्योंकि वो ट्रांसफर नहीं होंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बोलो? 3000। क्योंकि 100 और आगे इसके पास, और इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? 3000। अच्छा भाई, अब एक बात सोचो, ए पर कौन ज्यादा? प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन कैसा है? और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है कि नेगेटिव?
पॉजिटिव। तो कुल मिला के ए सब्सटेंस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। कैसा आ जाएगा? अच्छा, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। क्या आ जाएगा? अब हमारे पास में एक बात का तो ये पता लग गया कि चार्ज दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। एक पॉजिटिव होता है, दूसरा कौन सा होता है? नेगेटिव होता है। क्या बात क्लियर है? कोई पॉजिटिव नेगेटिव। अब आप एक बात सोचो, ध्यान से सोचो, इस ए सब्सटेंस ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया था या गेन? लॉस। क्या किया था? तो कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव। बी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया कि लॉस? तो बी पे कैसा चार्ज आया? एक बात याद रखना, अगर आपको कोई भी बॉडी का इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज, और गेन करती है तो। अब एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पर हम लेके आ रहे हैं, यहाँ से हमारी फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या चीज़ है? क्या बोलो? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन अभी हमारी तरफ से लिख लेते हैं हम सर, कि डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। डेफिशिएंसी को क्या मतलब होता है हिंदी बोलो? कमी होना। एक्सेस का मतलब क्या होता है? ज्यादा हो जाना। मतलब किसी भी बॉडी के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसके पास कमी हुई है कि नहीं हुई है बोलो? या फिर एक्सेस हो जाना, इसके पास एक्सेस हुए कि नहीं हुए इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज जनरेट होता है। किसी के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कर दो या एक्सेस कर दो, चार्ज मिल जाएगा आपको। वो अलग बात है, डेफिशिएंसी करोगे तो कैसा चार्ज आएगा, और एक्सेस करोगे तो कैसा चार्ज आएगा। होनी आई बात समझ में? तो ये चार्ज की डेफिनेशन अभी हमारी तरफ से कर लेते हैं, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन और निकल के आएगी। दूसरी बात कि आपका जो चार्ज होता है वो कितने टाइप का हो गया बोलो? दो टाइप। पहला पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा कैसा हो गया बोलो? नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज हो गया? नेगेटिव चार्ज। क्लियर है कि नहीं बोलो? पॉजिटिव चार्ज आपको कब मिलने वाला है? जब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? नेगेटिव। कब मिलेगा आपको? जब इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे आप? क्या मेरी बात क्लियर है? अब एक मिनट ध्यान से सुनो, कहानी अपनी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? याद करो, याद करो। मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ रहे हैं, मतलब किसके बारे में स्टडी करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी में किसके बारे में स्टडी किया जाएगा? चार्ज के बारे में। किसके बारे में? तो चार्ज के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब चार्ज को अगर अंडरस्टैंडिंग लेनी हमें, तो हमें क्या करना चाहिए कि एक बात हमें समझ में आए कि जितने भी सब्सटेंस है दुनिया में वो किस चीज़ से मिलके बने होते हैं? एटमों से। किससे मिलके बने होते हैं? और एक एटम किस चीज़ से मिलके बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इनको कौन से पार्टिकल नाम दिया गया? फंडामेंटल पार्टिकल। कौन सा नाम दिया गया? ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं भाई, ठीक है, साइंस ने इनको फंडामेंटल नाम दिया। अब हमें इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स पता हैं तीनों पार्टिकलों की, चार्ज इनका और मास। इलेक्ट्रॉन का मास नेगेटिव 1.6 × 10⁻⁻19। प्रोटॉन के पास इतना ही पॉजिटिव। न्यूट्रॉन के पास चार्ज 0। एक तो चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक होता है मास। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31, ठीक। और मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर होते हैं 1.67 × 10⁻27 kg। क्लियर है ना मेरी बात? मैंने आपको ये बातें क्यों बताई, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं। मान लो मेरे पास में ये दो मार्कर हैं, मान लो मेरे पास में ये दो मार्कर हैं, ये मार्कर ए, ये मार्कर बी। मैंने इन दोनों को रब कर दिया, इसका भी कुछ मास है, इसका भी कुछ मास होगा। अब ए बी रब करना स्टार्ट करें, तो मान लो ए से बी की तरफ कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए, कुछ क्या चले गए, तो ए पर कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव। कैसा आया? बी पर कैसा आया? अच्छा, ए पर पॉजिटिव चार्ज आया। ए पर पॉजिटिव चार्ज आया, क्या इसके मास के अंदर कुछ चेंज आया? सोचो, ए पर पॉजिटिव चार्ज आया, क्या ए के मास के अंदर कुछ चेंज आया या उतना ही रहा? मास वही रहेगा, बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा, क्योंकि इसके अंदर से कौन निकल के गया है? इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है। कौन आई बात समझ में? मास इलेक्ट्रॉन का बहुत ही कम होता है, बहुत ही
इसलिए हम इतना मास निकल के जाता है कि हम उसको मेजर नहीं करते, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना, नेग्लेक्ट करते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं निकला, बट रियलिटी में इसका मास कम होता है, और जिस पे नेगेटिव चार्ज है उसका मास थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्वेश्चन देख के बनता है। क्या मैं आपसे बोलता हूँ, जब किसी बॉडी को आप चार्ज करते हो तो क्या उस बॉडी के मास के ऊपर कोई इफेक्ट आता है? बोलो यस। जो बॉडी पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेती है उसका मास स्लाइटली कम हो जाता है, और जो बॉडी नेगेटिव चार्ज गेन कर लेती है उसका मास स्लाइटली बढ़ जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है? अब दूसरी बात, चार्ज की डेफिनेशन आप क्या याद रखोगे फिलहाल? डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक। दुनिया में किसी भी चीज़ के पास चार्ज को जनरेट करना आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी करनी पड़ेगी उस बॉडी पे, या फिर एक्सेस। आप ये डेफिशिएंसी कर रहे हो तो उसके पास है पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, एक्सेस कर रहे हो तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? एक छोटा सा आपने जैसे कि एक्सपेरिमेंट किया होगा, आपने एक छोटी क्लासेस में छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, कॉपी देना एक बार, ये देख, एक छोटा सा हमने एक्सपेरिमेंट किया होगा। वो एक्सपेरिमेंट ऐसे था कि आपने कोई भी एक छोटा सा सब्सटेंस लिया होगा, फॉर एग्जांपल ये सब्सटेंस है, ये हमने छोटा सा एक सब्सटेंस लिया हुआ है ना, और ये भी क्या है, एक सब्सटेंस ही है। अगर मैं इसको जैसे शर्ट के साथ में रब करता हूँ, हाँ किया था कि नहीं किया था आपने छोटी क्लासेज में, जैसे किया 8th क्लास में करते हैं, इसको साथ में आप रब करते हो और फिर इसको इसके पास लेके जाते हो, तो ये इसको क्या कर लेता है? अट्रैक्ट। क्या कर लेता है? अट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि आपने शर्ट के साथ इस पेन को जब रब करते हो तो हीट जनरेट होती है, तो आपस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, जिसकी वजह से मार्कर कुछ चार्ज को गेन कर लेता है, कुछ चार्ज को क्या कर लेता है? हाँ, इसके पास चार्ज। वो चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे तब आपको पढ़ाएंगे। क्लियर है भाई? उसके बाद हमारे पास में बात आती है टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज मतलब चार्ज के टाइप। तो प्यारे बच्चों ये बताओ मेरे को कि चार्ज कितने टाइप का होता है? 2। पहला, दूसरा। पॉजिटिव चार्ज कब आएगा किसी भी बॉडी के ऊपर? बताओ, किसी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? हाँ, व्हेन लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉसेस ऑफ। और नेगेटिव चार्ज कब आएगा? व्हेन गेन्स इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। क्लियर है कि नहीं? बोलो। गेन मतलब नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रही बात? क्लियर है? अच्छी बात, ठीक। अब मैंने एक बात, अब हमारे पास में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक है। अब हमें आगे जो पढ़नी होती है वो होती है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या पढ़नी है? बोलो। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसमें उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलोगे आप? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब इसको समझते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मैं आपको इसलिए करा रहा हूं ताकि आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सको इसका, ठीक है? वैसे कोई जरूरी नहीं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी बॉडी के पास, क्या बोलो, जो चार्ज होता है उसका फॉर्मूला क्या होता हमारे पास में? तो उसका फॉर्मूला होता हमारे पास में, चार्ज को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? क्यू से। किससे बोलो? उसका फॉर्मूला यूज करोगे प्लस माइनस एन ई। प्लस माइनस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, ये फॉर्मूला आया था क्या? क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन। इसमें बच्चों ई जो होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्या बोलते हैं? मतलब जो चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास होता है उसकी वैल्यू होती है 1.6 गुणा 10 की शक्ति माइनस का 19 कूलम। माइनस प्लस नहीं लेना आपको बस, क्योंकि माइनस प्लस मैं आगे लगा दूं, आपको बताऊंगा, सुनो ध्यान से। एन क्या होता है? एन होता है एक इंटीजर। क्या होता है? एक इंटीग्रल वैल्यू होती है।
इंटीजर, मतलब इसकी वैल्यू होती है जैसे 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4, 5, 6 अप टू सोन ये हो सकती है, पूरी वैल्यू इंटीजर। क्लियर है ना, पॉजिटिव इंटीजर। और क्यू यहाँ पर क्या होता है बोलो शाबाश, चार्ज। क्या होता है बोलो, चार्ज। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक, ओके। अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, क्वेश्चन देख। क्वेश्चन ये था हमारे पास में कि राम ने श्याम को श्याम को 1000 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए? तो राम एंड किसका बोलो, श्याम पर चार्ज निकालो। क्या निकालो? ये क्वेश्चन आपका हमें समझना है। राम ने श्याम को इतने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो राम पे भी कुछ चार्ज आया होगा, श्याम पे भी कुछ चार्ज कितना गया होगा। पहले आप मेरे को बताओ, क्यू ऑन राम, क्यू ऑन मतलब राम पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव के नेगेटिव? बोलो क्यों, बोलो क्यों? क्योंकि राम ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। क्या किया है? क्या बात क्लियर है ना? तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस फॉर्मूले से मैं यहां पर पॉजिटिव साइन लूं कि नेगेटिव? ठीक, पॉजिटिव लिया। अब n वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, तो आपने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए? अच्छा, कितने किए हैं? क्या बात क्लियर है कि नहीं बोलो? गुणा में e, और e की वैल्यू हम जानते हैं। 1000 को 10 की पावर 3 भी तो लिखा जा सकता है। अरे बोल दो एक बार, लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? तो 1.6 एज इट इज 10 की पावर +3 और -19, तो माइनस के बचेंगे ज्यादा या प्लस के? कितने बचेंगे? 10 की पावर -16। सी का मतलब कूलम। तो राम के पास इतना चार्ज आया। राम का मास पहले से घटा के बढ़ा, राम का मास पहले से घटा के बढ़ा, घट गया। क्या हो गया? थोड़ा सा बताऊंगा, सिखाऊंगा कितना घटा, वो भी निकालो। अब दूसरी बात, चार्ज ऑन श्याम, बोलो फटाफट, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? इसमें से कैसा साइन लूं? कितना चार्ज आएगा? फिर से वही फॉर्मूला n × e। n की वैल्यू फिर 10 की माइनस का साइन 10 की पावर 3 गुणा में 1.6 गुणा 10 की पावर -19, तो फिर से माइनस का 1.6 गुणा 10 की शक्ति माइनस के 16 कूलम। मतलब राम के पास जितना पॉजिटिव आया, श्याम के पास उतना ही। क्या मेरी बात समझ में आई? चार्ज की थोड़ी थोड़ी फील आई तुम्हें? क्या होता है? ठीक, ये सवाल था। क्या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। आपसे पूछेगा नहीं कि व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कभी ऐसा हो सकता है कि आप आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दो ना, पूरा इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा। ठीक है ना? तो मैं तुमसे पूछता हूं कि दुनिया में सबसे छोटा चार्ज कितना पैदा कर सकते हो आप? छोटे से छोटा चार्ज कितना पैदा कर सकते हो? बोलो 1 मिनट। क्वेश्चन, फाइंड स्मॉलेस्ट चार्ज ऑफ दुनिया। बोलो, दुनिया का सबसे छोटा चार्ज आप कितना बताओ? अब चार्ज कब पैदा होता है? जब आप इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हो। अब मैंने ये नहीं पूछा कि पॉजिटिव के नेगेटिव, कैसा भी कर दो, मर्जी आप, पॉजिटिव कर लेते हैं। तो Q = मैंने Ne यूज कर लिया, Q = प्लस का। तो आप कम से कम चार्ज से तो कम से कम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करो, कम से कम करना पड़ेगा ना। अब कम से कम कितने कर सकते हो? बोलो 1। कितने कर सकते हो? गुणा में 1.6 गुणा 10 की शक्ति माइनस का 19 कूलम, यानी कि Q = 1.6 गुणा में 10 की शक्ति माइनस का 19 कूलम। क्या इससे छोटा चार्ज आपको दुनिया में मिल सकता है कभी? क्या मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? बोलो फटाफट। नहीं मिल सकता। कैन चार्ज 1.6 × 10 की पावर -20 कूलम
इज एग्जिस्ट और नॉट। सोचो, क्या दुनिया में ये चार्ज एग्जिस्ट हो सकता है? क्या आपको दुनिया में चार्ज मिल सकता है? नहीं मिल सकता। 10 की पावर -20, ये तो -19 से भी छोटा गया, गया कि नहीं गया? तो चार्ज तो हो ही नहीं सकता मतलब दुनिया में, क्योंकि छोटे से छोटा चार्ज कितना आपके पास? 10 to power -19। बड़ी बात क्लियर है कि बोलो, तो आंसर में आप क्या लिखोगे? बोलो नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखोगे? नॉट एग्जिस्ट। नहीं आई? समझ में आई कि नहीं आई बात? ठीक है ना? ठीक। लास्ट का क्वेश्चन ले लेते हैं आज का एक बार। देख एग्जाम्पल, ठीक, देखो भाई, इस एग्जाम्पल में क्या करते हैं हम, मैं कहता हूं क्वेश्चन ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर टू प्रोड्यूस चार्ज ऑफ 1 कूलम। मतलब चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। आपको कितना चार्ज पैदा करना है? 1 कूलम। तो आपको इलेक्ट्रॉन, अच्छा पॉजिटिव की नेगेटिव बोल रहा हूं मैं? पॉजिटिव। क्या कर रहा हूं? कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर लॉस करना पड़ेगा कि गेन करने पड़ेंगे? कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करना पड़ेगा? 10 की पावर 20 तो नहीं पढ़ा? 10 की पावर माइनस पढ़ा हुआ कि नहीं पढ़ा हुआ? ऐसे क्वेश्चन आया हुआ बुक्स में भी कि 1 कूलम चार्ज जनरेट करने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना पड़ता हो। मैं आपको बता देता हूँ, बुक्स में लिखा मिलेगा 10 की पावर 18। देखा कभी हैं? थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। 10 to power 80। बट एक बात ध्यान रख, देख क्या पॉजिटिव चार्ज जनरेट करना है तो Q बराबर क्या यूज किया जाए? प्लस का N। चार्ज कितना पैदा करना है? 1 कूलम। तो 1 कूलम प्लस को लिखने की जरूरत नहीं, N की वैल्यू निकालनी। E की वैल्यू होती है 1.6 गुणा 10 की शक्ति -19। N की वैल्यू तो निकालनी है ना आपको, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने हैं। तो N की वैल्यू बताओ क्या आएगी? 1/1.6 गुणा 10 की शक्ति -19। और इसको इधर लेके आओगे तो नीचे ही आएगा ना? रे आएगा कि नहीं आएगा? क्या 1.6 को लिख सकता हूं मैं ऐसे? डेसिमल हटा दिया। 10 की पावर 19 को ऊपर ले जाओगे तो 10 की पावर 19 ऊपर जाके प्लस का होगा कि माइनस का? प्लस। कैसा हो जाएगा? और उसको मैंने से लिख लिया 10 गुणा 10 की शक्ति 18। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तो देखो क्यों लिखा मैंने, सोल्व करने के लिए। ये हो गया 100/16 गुणा 10 की शक्ति 18, यानी कि 4 पे काटो तो ये हो गया 25/4 गुणा में 10 की शक्ति 18। 4 छिके 24, 1 बचा 4 दूनी डेसिमल लगा 4 दूनी 8, 2 बच गए 4 पंजे 20। अरे डिवाइड तो करना आता है कि नहीं आता? बोलो। गुणा में 10 की शक्ति, तो इतने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना पड़ेगा, तब जाके आपको कितना चार्ज मिलने वाला है? 1 कूलम। कितना मिलने वाला है? क्या याद आपको बुक्स में मिलेगा? सिर्फ 10 to power 18। हाँ, आपको मतलब कई बुक्स में तो पूरा मिल जाएगा, कई बुक है ना हमारे पास में, उसको अंदर हो सकता है आपको सिर्फ 10 to power 18 दिखाई दे जाए। हाँ हाँ, ये ऐसे ही करके दिखा रखा है ना, कर लोगे कैसे? कितना इलेक्ट्रॉन चार्ज। आज का जो बार था आपके पास में वो था इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज। आज हमने सिर्फ चार्ज का इंट्रोडक्शन किया है। आपका होमवर्क ये रहेगा कि घर पे जाके वीडियोस को पॉज कर करके आपको कॉपी तैयार करनी है। कर लोगे क्या? कॉपी में लिखना है, एक एक चीज़ जो मैंने लिखवाई बोर्ड पे वही आपकी कॉपी पे होनी चाहिए कल। क्या बोल रहे हो? अलग से फेयर में करो। अलग से क्या बोल रहे हो आप?